दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान चैनल में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। मैं आप जैसे कि जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए लाता हूं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और मेरी टीम यहां पर वर्क कर रही है आप लोगों के लिए लेकर आने वाली है बहुत अच्छा कंटेंट इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। आप लोगों को सारा सिलेबस, चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो या कहीं पर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, आपको सारा मटेरियल मिलेगा हमारे चैनल पाठशाला ज्ञान पर। यहाँ पर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं गेट की पूरी प्रीवियस ईयर की सीरीज़, जहाँ पर 1 बाय 1 आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद गाइडेंस आपको हमारे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसी दौर में हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं गेट 2003 का पेपर। पहले के गेट के पैटर्न में और अब के गेट के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले के गेट के पेपर में 2003 में आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चंस आते थे। हम एक वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्लोली छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को इतना सा करना है कि आप लोगों को बहुत हार्ड तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अपना बेस्ट दिखाना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इस मेल ID siddharth8858501231@gmail.com पर मेल कर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और सॉल्यूशंस को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये रिलेटेड है, आप देख सकते हो मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन x इज इक्वल टू। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, इन्फिनिटी, 1, -1। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड, ये एक लिमिट का क्वेश्चन है। तो अगर हम पहले क्या करेंगे, हम लिमिट 0 को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया साइन 0 अपॉन x की जगह 0 रख दिया। अब ये बन गया 0/0। 0/0 कोई इन्फिनिटी नहीं होता है, ये इनडेफिनेट होता है, ये अप्रमाणित है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब हमने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। उसके बाद क्या है, वी विल, अब देखो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लग सकता है। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जो आपका ऊपर का जो पार्ट है, मतलब ऊपर का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ना, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और जब x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1। 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है आपका साइन 2x। यहाँ पर आप 0 पुट करिए, आंसर विल बी 0। द आंसर इज A। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन्स रूल क्वाड्रेचर फॉर अ स्टेप साइज h इज, है ना। अब देखिए, अब आपको जिस तरीके से पता है, पहले तो आप समझते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। जो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं वो क्या है, एक्यूरेसी इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल टू मीट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या है, हमें अपनी वैल्यू को इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि वो जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास चला जाए। जैसे कि देखिए, अब आपका आंसर, जैसे आप बोल सकते हो जी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 9.81, पर आप लैब में प्रैक्टिकल करने गए, आपने देखा हमारी वैल्यू तो 9.9 आ रही, एक लड़के की 10 आ रही थी, एक लड़के की 7 आ रही है, बट एक लड़के की 9.79 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, 9.79 इज वेरी नियर बाई टू द 9.81। यह वैल्यू आपकी 9.83 आ रही हो तो वेरी नियर बाई। तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। आप अपनी वैल्यू को इतना छोटा कर रहे हैं, उसको नियर बाई पहुंचा रहे हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी लेवल में देखिए, पहले क्या होता था, हमारे पास सिम्पसन्स रूल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 1/3 और एक होता है 3/8। और यहाँ पर इसने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि हम सिम्पसन्स रूल कौन सा वाला पूछ रहे हैं। तो एक तरीके से तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है, बट हमें गेट का जो आंसर आया था उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए एक्यूरेसी होती है h², सिम्पसन्स 1/3 के लिए होती है h⁴, और सिम्पसन्स 3/8 के लिए होता है h⁵। तो एज पर द गेट आंसर हमें क्या लेना है, C लेना है। C आंसर क्या कह रहा है, h⁴। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स दे दी गई है। मैट्रिक्स क्या है आप देख सकते हैं, 4 1 1 4, है ना। अब इसमें बोला है कि इनकी आइगन वैल्यूज़ बताओ। अब देखो, अब आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा आइगन वैल्यूज़ के। जब आप आइगन वैल्यूज़ निकाल रहे हो तो आप अगर इनकी जो ये डायगोनली एलिमेंट्स हैं, अगर इनको आप जोड़ देते हो
तो ये देते हैं आपके ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। जो एडिशन ऑफ द आइगन वैल्यूज है इट गिव्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू हो गया 8, है ना। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, इस मैट्राइसिस के डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, इट विल गिव यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो अगर वो निकाल रहे हो आप, डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15। अब देखिए बाय द एरर मतलब मेथड से, या आप देख सकते हो आंसर से, आपका लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 8 होना चाहिए। तो पहले वाले को जोड़ो, 3 माइनस 3 0, दूसरा वाला 3 प्लस 5, तो यहाँ पे -8 हो जाता है, ये भी मैच नहीं करेगा। 5 एंड 0, ये 5 ही जाएगा, 3 प्लस 5 8, सी। यहाँ पर आंसर आपको डायरेक्टली सी मिल जाने वाला है। बट देखो -3 प्लस -5 कर रहे हो तो -8 आ रहा है ना। बट अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 से जाते ना तो ये 15 आता। तो ट्रेस ही से मतलब हमारे लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 2 से ही हमें 8 मिल गया। तो आंसर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। हमें आपको लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 करने की जरूरत भी नहीं थी, बट एज पर हम सीखने की वजह से आए हैं, तो चलिए करते जाते हैं। द सेकेंड मोमेंट ऑफ सर्कुलर एरिया अबाउट डायामीटर इज गिवन बाई डी। डी इज द डायामीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेकेंड मोमेंट ऑफ सर्कुलर एरिया अबाउट द डायामीटर बताओ, है ना। अब पहले देख लेते हैं कि क्या होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लोगों को, बहुत सारे लोगों को यही अभी तक नहीं पता है कि वो जो जनरली यूज़ करते हैं वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चलिए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इट इज़ जनरली यूज टू लोकेट द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है, आप कई जगह पर एक्स बार और बाई बार निकालते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन, ठीक है, इस तरीके से आप निकालते हैं। और ऐसे ही आप वाई बार भी निकालते हैं, है ना, y1 a1 प्लस y2 a2 अपॉन डिवाइड करके आप इस तरीके से क्या निकालते हैं, एक्स बार और बाई बार निकालते हैं, है ना। तो एक्स बार बाई बार यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो निकाल रहे हो ना, दिस इज नोन एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ होता है हमारे बेंडिंग में। जब आप इक्वेशन लगाते हो m/i बराबर सिग्मा बाई वाई, ठीक है, m/i बराबर सिग्मा वाई बराबर इक्वेशन लगाते हो, दिस वैल्यू गिव्स यू द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। और जब आप पोलर की बात करते हो तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो टाउ वाई आर अपॉन टी वाई जे, है ना, तो यहाँ पे जो जे आता है दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस वाई वाई वाई, ठीक है। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, है ना, और आई वाई के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आई एक्सेस बराबर आई वाई वाई, है ना। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख लो अगर कोई पूछ ले कभी। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है इंटीग्रेशन वाई डी ए, ये हो गया वाई स्क्वायर डी ए, और यहाँ पे तो आई जेड जेड का आपका यहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा π/64 d की पावर 4। और अगर पोलर पूछ लेते तो π/32 d की पावर 4। तो आंसर विल बी आपका डी, यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ P एक्ट ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L at a distance L/3 from the left support and the bending moment at the point of application of the load is given by। वो कह रहा है कि हमारी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है। देखिए इधर पे सिंपल, यहाँ पर हमने फिक्स कर दी, इसे रोलर लगा दिया, दिस इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट सी पर हमारे कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम L/3 फ्रॉम द लेफ्ट लोकेशन लगा हुआ है, ये लग गया P। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन फाइंड करेंगे। ये पूरी डिस्टेंस हमारी L है, ये पूरी डिस्टेंस हमारी यहाँ पर L है। चलिए तो R1 प्लस R2 बराबर P जैसे, ठीक है। उसके बाद मोमेंट अबाउट A, मोमेंट अबाउट A निकालो। तो पहले तो आ गया आपका, यहाँ देखिए P इंटू L/3 और यहाँ पर आ गया आपका R2 इंटू L, है ना। तो P इंटू L/3 माइनस माइनस क्यों आया, देखो इसका साइन देखो आप, इसका है आपका, इसका देख सकते हो कि आपका जा रहा है क्लॉकवाइज और ये जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल आई आपकी P/3। तो R1 प्लस R2 P था, तो R1 कितना निकल आया, R1 विल कम आउट टू बी 2P/3।
चलिए अब बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी हो जाएगा सिंपली जो आपका शेयर फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस, तो 2p/3 इंटू L/3 दैट इज 2pL/9, तो आंसर विल कम आउट टू डी। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एक बार इसको गौर से देखिए आप। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड्स of same diameter and same length are subjected to the same magnitude of axial tensile force। क्या बोल रहे हैं कि 2 रॉड्स हैं, सर्कुलर हैं, उनका डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है और उन पे लगने वाला टेंसाइल फोर्स भी सेम है। वन ऑफ द रॉड्स इज मेड आउट ऑफ माइल्ड स्टील, एक रोड क्या है, माइल्ड स्टील की बनी है, हैविंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 206 GPa, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, 206 GPa है। अदर रॉड इज मेड आउट ऑफ कास्ट आयरन हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 100 GPa। अदर क्या है, 100 GPa की है, किसकी बनी है, कास्ट आयरन की। एज्यूम बोथ द मटेरियल टू बी होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक एंड द एक्सियल फोर्स कॉजेज द सेम अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन द बोथ द एंड्स। ठीक है, होमोजीनियस भी है रॉड, आइसेंट्रोपिक भी है और सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो रही है, दोनों में स्ट्रेस भी सेम है। तो स्ट्रेस डेवलप्ड आर विद इन द प्रोपोर्शनल रिदम विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। क्या बोल रहा है, बोथ रॉड्स elongate बाय द सेम अमाउंट, माइल्ड स्टील रॉड elongates more than the cast iron elongates more than the mild steel, and as the stress are equal, strains are equal in both the side rods। ठीक है, चलिए देखो अब सिंपल, हमारा लोड सेम था, है ना, हमारा लोड सेम था और हमारा स्ट्रेस भी सेम था। तो सिंपल समझो, देखो जब E बराबर होता है आपका यंग मॉडुलस बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो सिंपली अगर सिग्मा सबके लिए सेम है तो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन हो गया। एप्सिलॉन कुछ नहीं देता है आपको, सिंपली यहाँ पर क्या बताता है, आपको यहाँ पर बताता है एलोंगेशन के बारे में। अगर आपका E ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पर एप्सिलॉन कम होने वाला है, सिंपल है ना। ये जब कम होगा तभी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो माइल्ड स्टील के लिए E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 206। तो अगर E की वैल्यू ज़्यादा है तो एप्सिलॉन किसके लिए कम होने वाला है, माइल्ड स्टील के लिए कम होने वाला है। तो E का माइल्ड स्टील का एलोंगेशन यहाँ पर कम होगा और कास्ट आयरन का ज़्यादा होगा। तो कास्ट आयरन रॉड एलोंगेट्स मोर देन द माइल्ड स्टील रॉड, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, टू बीम वन हैविंग क्रॉस सेक्शन एंड अनदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक के पास क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और एक के पास क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, आर सब्जेक्टेड टू द सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट लग गया। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एज वेल एज द मटेरियल ऑफ द बोथ द बीम्स आर द सेम। अब क्या कर दिया उसने, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम करा दिया और मटेरियल भी सेम करा दिया। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या है पहला ऑप्शन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन बोथ द बीम्स इज द सेम, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दोनों बीम्स में सेम है। सर्कुलर बीम एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन स्क्वायर वन, द स्क्वायर बीम एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन सर्कुलर वन। एज द मटेरियल सेम बोथ द बीम्स विल एक्सपीरियंस सेम डिफॉर्मेशन। चलिए चारों ऑप्शन हो गए, अब सिंपली हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या पता है, क्रॉस सेक्शन हमारा सेम है, क्रॉस सेक्शन हमारा सेम है एंड BM सेम फॉर द बोथ द मटेरियल है। तो हम पहले एरिया को बराबर कर लेते हैं। सर्कुलर का एरिया क्या है, π/4 d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया के a स्क्वायर। जब आप यहाँ को सॉल्व करोगे तो a बराबर कितना निकल कर आएगा आपका, 0.886 d। अब फॉर्मूला लगाओ, M/I बराबर सिग्मा y, सिग्मा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, MC/YC अपॉन IC, सिग्मा s की हो जाएगी MS/YS अपॉन IS। तो मोमेंट तो सेम है, बेंडिंग मोमेंट, तो MC और MS कट गए, तो सिंपल आ गया सिग्मा c अपॉन सिग्मा s बराबर IS इंटू YC अपॉन IC इंटू YS। तो IS की वैल्यू क्या होती है, 1 की पावर 4/12
इंटू वाई सी कितना हो जाएगा आपका d/2, है ना। ये हो जाएगी आपका यहाँ पे वाई मैक्स d/2। आपका यहाँ पर आई सी कितना हो जाएगा π/64 d⁴ इंटू यहाँ पर a/2। अब आपको पता है a बराबर कितना गिवन है, a बराबर 0.886 d। यहाँ पर पुट कर दो तो सिग्मा सी की वैल्यू निकल कर आएगी 1.181 सिग्मा एस। तो ऑब्वियस बात है जो सर्कुलर का स्ट्रेस है, सर्कुलर सेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो स्क्वायर सेक्शंस की स्ट्रेस से ज़्यादा है। तो सिंपल सा आपका क्या आंसर हो जाने वाला है, द सर्कुलर बीम एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन द स्क्वायर वन। तो बी इज आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मैकेनिज्म यूज्ड इन अ शेपिंग मशीन इज। देखो शेपिंग मशीन में कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है, अ क्लोज्ड 4 बार चेन हैविंग 4 revolute pairs, a closed 6 bar chain having 6 revolute pairs, a closed 4 bar chain having 2 revolute and 2 sliding pairs, and an inversion of the single slider crank chain। तो शेपिंग मशीन जो होती है इट्स अ इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो शेपिंग मशीन होती है इट फॉलोज अ टाइप क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म अगर आप गेट थोड़ा थ्योरी वगैरह पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कई चीज़ें बता देता हूँ। देखिए सिंगल स्लाइडर इन्वर्जन जो होता है यहाँ पर आपका क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, एक कनेक्टिंग रॉड होती है और एक क्रैंक होती है। हम इन चारों में एक एक को फिक्स करते हैं और उससे अलग अलग मोशंस निकालते हैं। तो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में अगर आप देखोगे सिंपली, तो हमने अगर कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते ही ये दो टाइप के मोशन देता है। एक होता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर मोशन, ठीक है, और एक होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। आप इन दोनों की मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो आप YouTube में ये सर्च करिए, आपको बेकायदा मैकेनिज्म दिखाई जाएगी, वहाँ पर वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अगर हमने क्रैंक को फिक्स कर दिया तो एक होता है गिनोन इंजन जो एरोप्लेन में यूज़ होता है, और एक होती है विडवर्थ मैकेनिज्म। फिर अगर हमने स्लाइडर को फिक्स कर दिया तो यहाँ पर बन जाता है आपका हैंड पंप और एक बुल इंजन। एक हो गया यहाँ पर बुल इंजन। और अगर हमने सिलेंडर को फिक्स किया तो ये बन जाता है या तो इंजन या तो कंप्रेसर। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करते हैं कि पावर किस चीज़ पे आ रही है। देखो जब इंजन होता है, इंजन में जो पावर होती है वो स्लाइडर पे आती है, और क्रैंक घूमता है, क्रैंक से शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट से पहिया चलता है। कंप्रेसर में जो पावर होती है वो क्रैंक पे आती है, क्रैंक से स्लाइडर चलता है, स्लाइडर के ऊपर वाटर भरा होता है, रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर देखे होंगे आपने, और पानी को हाई हेड में पहुंचाने का काम करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द लिंक of 4 bar linkage with the revolute pairs only are P, Q, R and S unit। ठीक है, क्या है P, Q, R, S यूनिट की 4 लिंक हैं, जिसमें P इज स्मॉलर देन Q देन स्मॉलर देन R देन स्मॉलर देन S। ये इसमें क्या दिया है, इन लोगों की आप कह सकते हो लेंथ दी गई है। विच ऑफ द लिंक शुड बी फिक्स्ड वन फॉर ऑब्टेनिंग अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इनमें से कौन सी लिंक यूज होनी चाहिए फॉर द डबल क्रैंक मैकेनिज्म। लेंथ ऑफ P, Q, R, S। चलिए यहाँ देखो, अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देंगे तो हमें डबल क्रैंक मिल जाएगा। अगर हम लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर देंगे तो हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल जाएगा। क्रैंक मतलब होता है जो आपकी एक लेंथ स्मॉल वाली क्रैंक है, ये पूरा 180 डिग्री रिवोल्यूट कर सकती है, और रॉकर में पर ऐसा नहीं होता। रॉकर में जो रिवोल्यूशन होता है सिर्फ 120 डिग्री का होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट एडजेसेंट, अगर हमारी जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो अगर एडजेसेंट में आ जाए फिक्स्ड लिंक के, जैसे फिक्स्ड लिंक के यहाँ पर शॉर्टेस्ट आ गई, तो यहाँ पर ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म दे सकती है। समझ गए? तो अगर हम यहाँ पर देखो P सबसे छोटी, अगर P को ही फिक्स कर दे तो हमें डबल क्रैंक मिल जाएगा। तो A इज़ द आंसर। पर इसमें एक और बेहतरीन चीज़ समझ के जाते जाओ, अगर यहाँ पर हमारा S प्लस L P प्लस Q के बराबर हो जाए मानो तो, ठीक है, वैसे तो हमेशा S प्लस L लेस देन इक्वल टू P प्लस Q रहना चाहिए। ये है रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द क्रैंक। ठीक है, फॉर द
क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक लाने के लिए ये रिक्वायर्ड है, इतना तो चाहिए। अगर S प्लस एल ग्रेटर देन P प्लस क्यू हो जाता है ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ रॉकर मैकेनिज्म मिलती है, डबल रॉकर। तो अगर S प्लस एल P प्लस क्यू के बराबर हो जाए और पैरेललोग्राम लिंकेज हो, पैरेललोग्राम में ये होता है कि दो लिंक एक जैसी हो और दो लिंक एक जैसी हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा डबल क्रैंक मिलेगा। और एक होती है डेल्टॉइड लिंकेज। डेल्टॉइड लिंकेज में क्या होता है, या जब एक जो स्मॉलेस्ट लिंक होती है वो एडजेसेंट में परमानेंट रहे, ठीक है। यहाँ पर जो एस है वो यहाँ पर परमानेंट रहे। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर परमानेंट एक एस रहे, ठीक है, एडजेसेंट रहे, ये होती है डेल्टॉइड लिंकेज। तो डेल्टॉइड में क्या मिलता है आपको, एटलीस्ट 1 क्रैंक मिलती है। अब बात कर लेते हैं, कंसीडर द अरेंजमेंट shown in the figure below where the J is the combined polar mass moment of inertia of the disk and the shaft K1, K2, K3 are torsional stiffness of the respective shaft and the natural frequency of the torsional oscillation of the disk is given by। बोल रहा है कि इस तरीके का कुछ सिस्टम दिया है जिसमें K1, K2, K3 क्या है, टॉर्सनल स्टिफनेस है ना, और आपको क्या निकालनी है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते में हम क्या होगा आपको पहले मैं बता दूं, इसको क्लीन कर लेने दीजिए। देखो आपको दिख रहा होगा ये जो K1 K2 है ना, ये जो K1 K2 हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं और इनके बीच में एक प्लेट है, उसके बाद एक K3 लगा हुआ है। तो K2 और K3 क्या होंगे, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पहले हम सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। यहाँ से क्या निकल आया आपका, K बराबर निकल आया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। उसके बाद इसे K इक्विवेलेंट निकाल लो, मतलब इसको पहले वाले K3 से जोड़ दो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका K इक्विवेलेंट बराबर K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 अपॉन K1 प्लस K2। अब यहाँ से ओमेगा एन क्या आ जाएगा, अंडर रूट K इक्विवेलेंट अपॉन J। K इक्विवेलेंट क्या हो गया, K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन J। K इक्विवेलेंट रखा J, आंसर इज अ B। तो यहाँ से आंसर आपका B निकल आया डायरेक्टली। अब देखो, maximum shear stress developed on the surface of solid circular shaft under pure torsion is 240 MPa. If the shaft diameter is doubled, then the maximum shear stress developed corresponding to the same torque will be। क्या बोल रहा है कि जो टाउ मैक्स की वैल्यू है वो 240 MPa है फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। अब हमने क्या किया, डायमीटर को डबल कर दिया और टॉर्क को सेम रखा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, T/J बराबर टाउ बाई आर बराबर G थीटा बाई L। यहाँ पर इसका तो कोई यूज़ नहीं है इस समय अभी, है ना, और T को कांस्टेंट कर दिया है। तो टाउ प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाने वाला है आपका, सिंपली टाउ प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके R/J के, है ना। टाउ का ही एक फॉर्मूला होता है 16T/πdq, 16T/πdq। तो टाउ प्रोपोर्शनल हो गया 1/dq के। तो अगर टाउ 240 है और डायमीटर D है ना, तो यहाँ पर रख दो 240 अपॉन टाउ 2 और यहाँ पर रखोगे जैसे 2D, तो क्यूब में हो जाएगा 8/d क्यूब, कट गया। तो टाउ 2 की वैल्यू आ गई 30 MPa। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग a wire rope is designed as 6x19 standard hosting। the number 6 यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर सॉरी एक और है, रिप्रेजेंट्स, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू लेंथ इन मीटर, डायमीटर इन सेंटीमीटर इंटू लेंथ इन मीटर, नंबर ऑफ स्ट्रेंट्स इंटू नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रेंट, नंबर ऑफ वायर इन ईच स्ट्रेंट्स इंटू नंबर ऑफ स्ट्रेंट्स। देखो जो रोप होती है वो नंबर ऑफ स्ट्रेंड से मिलके बनती है और जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो नंबर ऑफ वायर से मिलके होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कभी जाके रस्सी को देखिएगा, तो देखिएगा मोटे मोटे रस्सी से मिलके गट्ठा सा बना होता है, और एक वो छोटी सी वो जो रस्सी होती है छोटी छोटी, वो और भी महीन महीन रस्सियों से मिलके बनी होती है, रेसेदार। तो दैट इज़ नोन एज वायर, वायर से बना स्ट्रैंड, स्ट्रैंड से बना रोप। तो यहाँ पे जो 6 होता है, इट शोज दैट
आपके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और जो 19 होता है वो शो करता है नंबर ऑफ वायर इन ईच स्ट्रैंड। ठीक है, तो आंसर विल बी होने वाला है आपका यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 13, अ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कैपिटल ए, हाइट कैपिटल एच एंड डेंसिटी रो एस is immersed to a depth small h in a liquid of density rho and tied to the bottom with string. The tension in the string is, टेंशन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारी जगह तो नहीं दिया गया है, जैसे मैंने खुद ही देखे हैं, खुद ही लगाए क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक बॉडी थी है ना, उसको मैंने पानी में डुबाने की कोशिश की, नीचे उसको रस्सी से बांध दिया। ऐसे एक टब था, टब में मैंने एक यहाँ पे रस्सी बांध दी और इस बॉडी को, ये पूरा टब भरा हुआ था, मैंने ऊपर से फोर्स लगाया, इसको डुबाने की कोशिश की। अब डुबाने के बाद क्या हुआ, अगर ये बॉडी का वेट पानी के वायंसी से ज़्यादा होता तो ये बॉडी पानी के अंदर चली जाती, तो क्या टेंशन कुछ आती, कोई टेंशन आती? नहीं आती। टेंशन कब आएगी? जब बायंसी फोर्स आपका आपके बॉडी के वेट से ज़्यादा हो जाए, तभी तो टेंशन आएगी। सिंपल देखो, अब यहाँ बॉडी का बायंसी जो फोर्स है, यहाँ पे जो बायंसी फोर्स लग रहा है वो बॉडी के mg वेट और जो नीचे जो टेंशन लग रही है उन दोनों के बराबर है, तभी तो इसमें टेंशन आ पा रही है ना। तो सिंपल क्या हो जाएगा, T टेंशन प्लस वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू बायंसी फोर्स। तो T प्लस जो रो एस है इंटू जी इंटू कैपिटल H इंटू ए, ये हो गया वेट। H से क्या बता रहे हैं, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और इंटू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बायंसी फोर्स। बायंसी क्या हो गया, रो ऑफ द वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू जिस हाइट तक ये डूबा हुआ है स्मॉल h इंटू एरिया। तो यहाँ से जब टेंशन निकालोगे दैट इज कम आउट टू रो एच माइनस रो एस कैपिटल H इंटू जी। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 20 मिनट्स। द हीट कैपेसिटी CP for water is 4.2 kilojoule per kilogram Kelvin. Assuming all the electrical energy has gone into the heating, the way increase of the water temperature in degree centigrade is। देखो 2 किलोवाट, देखो याद रखो जो एनर्जी होती है वो हमेशा जूल में होती है और जो पावर होती है वो हमेशा वॉट में होती है। तो पावर क्या होगी, 2 किलोवाट। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दें, जो यहाँ पर ये 20 मिनट दिया हुआ था, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी ना। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 20, उसको सेकंड में बदलो मिनट्स को, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 60 का मल्टीप्लाई सेकंड से सेकंड कट गया, तो किलो जूल में आंसर आ गया आपका, एनर्जी आ गई 2400 किलो जूल। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा टी, Q बराबर mCp डेल्टा टी। तो 2400 किलो जूल इक्वल टू 40 किलोग्राम। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो 40 लीटर वाटर है, 40 लीटर का मतलब क्या होता है, आप याद रखो जो 1 लीटर होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 1000। अगर इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आपको सिंपली समझ में आएगा कि जो केजी है वो लीटर के इक्वल हो जाता है, केजी जो है वो वाटर के लिए लीटर के इक्वल हो जाता है। तो 40 लीटर मतलब 40 केजी फॉर वाटर, ठीक है, 40 केजी हो गया। 40 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी निकाल लो, 14.28 डिग्री से। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ इंडस्ट्रियल हीट पंप operates between the temperature 27 degree C and minus 13 degree C. The rates of heat addition and heat rejection are 750 watt and 1000 watt respectively. The COP for the engine heat pump is, चलो देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में पहले बेसिक डिफरेंस देख लो, है ना। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में पहले मैं बेसिक डिफरेंस दिखा देता हूँ कि जो COP ऑफ हीट पंप होता है वो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होता है, इक्वल्स टू 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता है, ठीक है। पहले तो ये फॉर्मूला याद रख लो। और जो
हीट पंप है, हीट पंप। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज क्यू रिजेक्शन, दिस इज वर्क कमिंग एंड दिस इज क्यू सप्लाइंग, ठीक है। तो क्यू सप्लाइंग प्लस डब्ल्यू कुछ टू क्यू रिजेक्शन हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया है और यहाँ पर क्या है, आपको एनर्जी भी दी है। यहाँ टेम्परेचर भी दिया है और एनर्जी भी दिया है। जो एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर से भी निकाली जा सकती है और ये चीज़ क्यू से भी निकाली जा सकती है। पर जो टेम्परेचर से एफिशिएंसी निकलती है दैट इज़ कार्नोट एफिशिएंसी, दैट इज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, हमें वो नहीं निकालना है। तो जब जब क्यू की वैल्यूज़ दी गई हैं तब हमें ये टेम्परेचर वाली वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना है। दिमाग में रख लो, बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। तो क्यू रिजेक्शन कितना आ गया 1000 किलोवाट, एडिशन कितना हो गया 750 किलोवाट। तो 1000 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से देखो टी एच माइनस टी एल या क्यू एच माइनस क्यू एल करोगे 1000 माइनस 750, आंसर इज 4। अब इसी में रेफ्रिजरेटर की पूछ ली जाती तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, एफिशिएंसी पूछ ली जाती तो 1/4 इक्वल्स टू 25%। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपने 15 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पर एम करते हैं 20 लाइक का, एटलीस्ट 20 लाइक हमारे दे दीजिएगा आप वीडियो पर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।